तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 11th में जो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, राइट, वही आज कंटिन्यू करने वाले हैं। पब्लिक प्राइवेट एंड जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में चर्चा करी थी। तो आई थिंक आपको ऑलरेडी यू आर अवेयर नाउ कि पब्लिक सेक्टर की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो हमने उसमें डिपार्टमेंटल देखा था, राइट, स्टैट्यूटरी वाला पोर्शन देखा था, उसमें गवर्नमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट देखा था। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं और हम ये देखने वाले हैं कि भाई जो पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर इज मोर ऑफ रिलेटेड टू द गवर्नमेंट थिंग, राइट। तो गवर्नमेंट क्या होता था और एक रिफॉर्म्स आए थे हमारे, उसके बाद क्या फॉर्म हुआ और पहले क्या फॉर्मेशन थी, ये थोड़ा सा डिस्कशन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोर्ड एक बार शेयर करता हूँ, देन वी विल डिस्कस ऑन द बोर्ड, ठीक है। आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि क्या हम करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो पहले कि जब भी हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, ठीक है, व्हेन स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द पब्लिक सेक्टर, तो मैं पब्लिक सेक्टर की जब बात कर रहा हूं तो पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है? पब्लिक सेक्टर का मतलब इज मोर ऑफ रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, राइट। जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ वो रिलेटेड है गवर्नमेंट से, ठीक है। चाहे मैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बना रहा था वहां पे, या मैं आपकी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बना रहा था, हालांकि वो अलग एक्ट से बनती है अपनी, या मैं गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो मोर और लेस जो भी टाइप्स मैंने बताए उसमें इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का ज्यादा है, राइट। तो इन्फ्लुएंस भी क्या है, गवर्नमेंट का ज्यादा है। अब था क्या इसमें, कैसे पब्लिक सेक्टर का रोल चेंज हुआ? पहले क्या था, गवर्नमेंट ने ना डिवाइड करी, जो भी जितनी भी आपकी इंडस्ट्री आप कह लो वो सारी गवर्नमेंट के पास थी। मतलब 17 ऐसे इंडस्ट्री थी, 17 ऐसे सेक्टर थे जिसमें गवर्नमेंट ही काम करती थी। प्राइवेटली यहाँ पे एंट्री बिल्कुल बैन थी, कि प्राइवेट अगर कोई बंदा यहाँ पे करना चाहे तो वो कर ही नहीं सकता, वो बैन था 1991 से पहले। अब हुआ क्या, जब 1947 में हमारा जो इंडिपेंडेंस मिली थी हमें, ठीक है, तो वहां पे जब हमने इस फैक्टर को लागू किया कि भाई जो भी पब्लिक सेक्टर है, मतलब पब्लिक सेक्टर मतलब जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, ये पब्लिक सेक्टर करेगी। उस टाइम क्या सिनेरियो था? उस टाइम ये था कि भाई सिंपल सी बात है, इसमें प्राइवेटली प्लेयर को इन्वॉल्व नहीं करना है, राइट। जो भी हम करेंगे, हम यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करके फिर जो आगे फॉर एग्जाम्पल कंट्री के लिए, जैसे एजुकेशन हो गया या कुछ भी इंफ्रा हो गया या फिर आपका हेल्थ हो गया, उस पर हमें अकॉर्डिंगली खर्चा करना है। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स था। लेकिन हुआ क्या, 4 डिकेड में, 4 डिकेड तक ये चला ऐसे ही, राइट। 4 डिकेड में हमने हमने देखना स्टार्ट किया कि यार काफी सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है, ठीक है, काफी सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है जो लॉस कर रही है, बहुत लॉस मेकिंग कंपनी हो चुकी है, राइट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंपनी को सरवाइव करने के लिए, इस पब्लिक सेक्टर की कंपनी को सरवाइव करने के लिए जो भी मेरा टैक्स से पैसा आता है, ठीक है, जो भी टैक्सेशन के थ्रू मेरा पैसा आता है, या जहां से भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू हो रहा था उस टाइम पे, वो और चीजों पे खर्च ना होने के लिए इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए खर्च हो रहा था, राइट। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मान लो ये कंपनी है, अब यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे होंगे, कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, राइट, उनकी कुछ सैलरी होगी पर्टिकुलरली, वो सैलरी पे आउट करने के लिए जो गवर्नमेंट का, जैसे इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, गवर्नमेंट का एक रिजर्व है, राइट, जहां से गवर्नमेंट सारी चीजें जो है, ट्रेजरी फंड मैंने बताया था आपको ऊपर, जब जब भी हमारा केस हुआ था वो, तो ट्रेजरी फंड इज समथिंग जहां से गवर्नमेंट अपना जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को है फंडिंग करती थी, आपको पता है। अब वहां वहां पे जो भी बंदे, जो भी पर्सन जो है वहां पे जॉब कर रहे हैं, राइट, तो जॉब कर रहे हैं, बेशक कंपनी लॉस कर रही हो, इनको सैलरी तो जाएगी ना, आपको समझ आ रही बात। तो ये क्या होता है, ये एक तरह पब्लिक सेक्टर को लॉस हो रहा था, मतलब एक तरह गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली पब्लिक का पैसा ही यहाँ पे यूज हो रहा था। अब पब्लिक का पैसा यूज हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि भाई इसको कम करने के लिए या इसको खत्म करने के लिए हम क्या करें। तो इतना जब हो गया, ये 4 डिकेड जब निकल गए, तो फाइनली 1991 में एक न्यू रिफॉर्म पॉलिसी लेके आई थी गवर्नमेंट, राइट, जिसके थ्रू, जिसका मकसद ये था कि भाई अभी हम पढ़ेंगे उसमें 4 मेजर फैक्टर थे जिसके थ्रू वो आई थी, और जो जो चीजें उसने बाद में अप्लाई करी थी, राइट। तो वो हम देखेंगे। इसका मकसद ये था कि भाई जितनी भी गवर्नमेंट की, जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है मेजरली, उनको हम प्राइवेटाइजेशन को आने के लिए वहां पे बोले कि आप आ जाओ इन इंडस्ट्री में। जैसे क्या बोला था इन्होंने, इन्होंने ये बोला था कि भाई सिंपल सी बात है, 17 इंडस्ट्री है, ठीक है, जिसमें हम कर रहे हैं, उसमें कुछ पार्ट तुम भी ले लो, ठीक है। कुछ पार्ट प्राइवेट को अलाउ कर दिया कि प्राइवेट वाले भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि अभी 17 की 17 कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। तो इन्होंने सिंपल ये बोला प्राइवेट को कि भाई 17 हम कर रहे हैं, तो 8 में, 8 हम 17 से घट के किस में आ जाते हैं, 8 में आ जाते हैं, और जो 9 है वो आप कर लो, ओपन कर दी। लेकिन बाद में 2001 आते आते ये 8वीं किस पे होगी, ये 8वीं 3 पे आ गई, ठीक है। अभी आज की डेट में अगर आप बात करोगे तो गवर्नमेंट के पास जो 3 इंडस्ट्री है, जो प्योरली पब्लिक सेक्टर के पास है, राइट, प्योरली गवर्नमेंट उसमें डीलिंग कर रही है, उसमें से एक आपका एटॉमिक एनर्जी वाला पार्ट आ गया, ठीक है, और एक आपका अगर आप देखोगे तो इंडियन रेलवे,
ठीक है, ये पूरी गवर्नमेंट के पास है। एक आपका एटॉमिक एनर्जी पार्ट आ गया। एटॉमिक एनर्जी इज मोर ऑफ रिलेटेड टू द, आपने सुना होगा पर्टिकुलरली एटॉमिक की जब हम बात करते हैं तो इट्स मोर ऑफ रिलेटेड टू द एनर्जी सेगमेंट विच इज रिलेटेड टू द एटम। सो एटॉमिक आपने सुना होगा, एटॉमिक नाम से काफी सारी चीजें, एटॉमिक बॉम्ब, ये सब चीजें, राइट। तो एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ने अपने पास रखी, क्यों? क्योंकि सेफ्टी कंसर्न था, राइट। तो सेफ्टी कंसर्न था, तो एटॉमिक एनर्जी जब हम बोलते हैं हमारा देश एटॉमिक एनर्जी है, तो उसमें गवर्नमेंट ने अपने पास ही सेक्टर रखा। रेलवे, इंडियन रेलवे कनेक्ट रखने के लिए वो काफी पैरेलल पे पूरे देश में इसकी जो अगर रेलवे की बात करें पर्टिकुलरली, हर एक जगह पे इसकी लाइन बिछी हुई है, वहां पे कार्गोस जाते हैं काफी गवर्नमेंट की, काफी सारी चीजें। इसलिए अभी ये अपने पास रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। और थर्ड एक सेक्टर है आर्म्स एंड एम्यूनिशन का। ये होता है जैसे हथियार बनाने होंगे, राइट। ये भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है। तो अभी तीन इंडस्ट्री गवर्नमेंट के पास है, एक एटॉमिक वाला पार्ट आ गया, एटॉमिक एनर्जी, एक इंडियन रेलवेज होगी, और एक आर्म्स एंड एम्यूनिशन। इसके अलावा यानी 17 से, जो 17 इंडस्ट्री थी पहले, यहां से 8 हुई, 8 से अब 3 होगी। तो अभी करेंटली कितनी इंडस्ट्री है गवर्नमेंट के पास, मतलब जो जिसमें वो डील कर रही है प्योरली गवर्नमेंट, 100% गवर्नमेंट। तो डेट एटॉमिक एनर्जी, आपका रेलवे, और एक आपकी आर्म्स एंड एम्यूनिशन, राइट। तो यहां तक चर्चा हुई। तो इस रिफॉर्म का आने का मकसद यही था कि भाई हम प्राइवेटाइजेशन जो है उसमें उसको बढ़ाएं, राइट। प्लस वहां से अभी 4 डिकेड में जब गवर्नमेंट ने चलाया था, तो गवर्नमेंट को जब लॉस हो रहा था, तो उसका लॉस मेकिंग की कॉन्सेप्ट चल रहा था वहां पे, राइट। तो उसको कम करने के लिए थोड़ा सा ये रिफॉर्म हम लेके आए थे, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रक्चर पता चला कि 1947 से लेके 1990 तक, जब 4 डिकेड तक अपना जो है चल रही थी, कुछ चल रही थी, फिर लॉसेस हो रहे थे, वट एवर मे बी द केस, 17 में से 8 करी पहले, फिर 8 में से 3 कर दी। तो आज की डेट में गवर्नमेंट के पास 3 इंडस्ट्री है जो हमने ऑलरेडी देख ली, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, और आर्म्स एंड एम्यूनिशन, राइट। इसके अलावा हर एक इंडस्ट्री में प्राइवेटाइजेशन अलाउ है, आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था ना, यहाँ पे अगर आप एक एग्जाम्पल लो, एक टेलीकॉम इंडस्ट्री थी, राइट। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम चलाता था इसे, और गवर्नमेंट ही करती थी 1991 से पहले। लेकिन फिर इसने अलाउ कर दिया प्राइवेट प्लेयर को, फिर एयरटेल आया पिक्चर में, राइट। तो काफी सारे जो प्लेयर था, अभी जियो चल रहा है, राइट। फिर उसके बाद आई थिंक अभी वोडाफोन भी चल रहा है, राइट। तो ये सारे प्लेयर्स आते गए, प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है। तो ये रिफॉर्म का ये फायदा हुआ था कि भाई प्राइवेटाइजेशन आया, एक स्टैंडर्ड बना। अभी हम देखेंगे 4 कोर पिलर क्या आते हैं प्राइवेटाइजेशन के। तो 4 कोर पिलर में पहला पिलर हमारा आता है कि रिडक्शन इन रिजर्व इंडस्ट्री। तो रिडक्शन इन रिजर्व इंडस्ट्री में वही बात है कि पहले 17 इंडस्ट्री गवर्नमेंट के पास थी, मतलब पब्लिक सेक्टर में थी, इसको 8 करी, एंड देन 8 से फाइनली 3 इंडस्ट्री आ गई गवर्नमेंट के पास। तो इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि एक तो गवर्नमेंट के पास भी बर्डन जो है वो कम हुआ, राइट। गवर्नमेंट के पास भी बर्डन कम हुआ। गवर्नमेंट की भी जो अपनी इनिशियल जो यहाँ पे एक्सपर्टाइज थी, अब वो अपनी सारी एक्सपर्टाइज इस नई इंडस्ट्री में दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ये कर ही नहीं रही, बाकी बाकी के जो 3 के अलावा जो बाकी बच गए हैं आपके, वो गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। जो 14 है इसमें भी गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पे मेजर रोल जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया का मतलब ये है कि प्राइवेट प्लेयर इजीली यहाँ एंटर कर सकता है। पहले बहुत ज्यादा बेरीज करी जाती थी, या वीकेंड से आप ये कह लो कि बैन था कि यहाँ पे आप एंटर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो लेकिन अभी भी गवर्नमेंट ने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज के लिए 3 इंडस्ट्री अपने पास ही रखी है। जिसमें मैंने आपको पहली इंडस्ट्री ऑलरेडी बताई कि आपका जो एटॉमिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। दूसरी इंडस्ट्री हमने करी देखी जो आपका इंडियन रेलवेज आ गई, और तीसरी इंडस्ट्री आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ये तीनों ही कंट्री की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने अपने पास रखे। तो रिडक्शन करी जो भी रिजर्व इंडस्ट्री थी, 17 से 8 आए, 8 से 3 आए, और 3 में हमने बात कर ली कौन कौन सी है ऊपरी, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। तो हाउ मेनी इंडस्ट्री रिमेन एक्सक्लूसिवली रिजर्व पब्लिक सेक्टर अंडर द करंट पॉलिसी? तो 3 है जो कि करेंटली अभी गवर्नमेंट के पास है, जो हमने ऑलरेडी देखा, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिजर्व इंडस्ट्री? क्या प्राइमरी मोटो था? टू शट डाउन ऑल गवर्नमेंट इंडस्ट्री? नो। टू इंट्रोड्यूस द प्राइवेट कैपिटल, उसकी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थी मार्केटिंग कंपटीशन, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जब प्राइवेट कॉम्पिटिटर आया तो मोनोपोली खत्म होगी, राइट। तो अब इससे क्या हुआ, एक कंपटीशन बना। अब प्राइवेट वाले जो प्लेयर है वो अपनी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, वट एवर दे आर डूइंग, राइट। दे आर मेकिंग देयर प्रोडक्ट बेस्ट, ताकि गवर्नमेंट छोड़ के बंदा जो है प्राइवेटाइजेशन पे आए, और प्राइवेट वाली जो भी चीजें बना रहा है वो अच्छी बनाए, क्वालिटी की बनाए। तो इससे एक मार्केट कंपटीशन भी बना हुआ है, ठीक है जी। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री स्टिल लीगली क्लोज टू द प्राइवेट? तो कौन कौन सी है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी अभी भी क्लोज है, टेलीकॉम दे दिया, ठीक है, तो आपको पता ही है एयरटेल जियो सब चल रहे हैं, और ऑटोमोबाइल में तो सभी बना रहे हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो मेन पर्पस पता है क्या था 1990 से पहले की, जब हम बात करें गवर्नमेंट का मेन पर्पस ये था भैया, एक तो रेवेन्यू मेकिंग है, राइट। और दूसरा उसका पर्पस ये भी था कि भाई चीजें जो बन रही है वो सही बने, राइट।
तो आप देखोगे 1991 से पहले जो भी चीजें बनती थी, राइट, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उसमें आपको मिलावट बहुत कम मिलेगी, राइट। जितनी भी चीजें मैन्युफैक्चर होती है तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री पूरी अपने पास रखी हुई थी, ठीक है, ताकि प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे इन्वॉल्व ना हो जाए। लेकिन एट द एंड जब उन्होंने देखा कि लॉसेस हो रहे हैं, काफी सारी चीजें मैनेज नहीं हो पा रहा, देन दे विल मूव फॉरवर्ड, तब उन्होंने अपना जो इंडस्ट्री का बर्डन है वो कम किया, ठीक है जी। आगे बढ़ो। सेकंड पार्ट ये कहता है कि डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द प्राइवेट इक्विटी। अब इन्होंने क्या किया, जो प्राइवेट इक्विटी, सॉरी, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक इक्विटी, इन्होंने क्या किया, जो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है पर्टिकुलरली, अब इसमें मान लो गवर्नमेंट का 100% स्टेक है, ठीक है जी। अब कंपनी क्या है, कंपनी में गवर्नमेंट का स्टेक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया पब्लिक सेक्टर ने कि भाई यहां पे ना मैं अपना जो शेयर है, मैं अपना जो शेयर है वो जनरल पब्लिक को, राइट, थ्रू लिस्टिंग, और जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी इन्वेस्टर है उनको सेल करूंगा, राइट। तो इन्होंने क्या किया, एक यहां पे ये दे दिया कि भाई मैं जो अपना पैसा है जितना मैं लगा रहा हूं इस पर्टिकुलर कंपनी के भीतर, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, कुछ शेयर प्राइवेट प्लेयर को, कुछ शेयर इंडिविजुअल्स को, कुछ शेयर जनरल पब्लिक को बांट रहा हूं। लेकिन ये जो शेयर ये बांटेंगे, जो हमने गवर्नमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट देखा था, ये जो शेयर ये बांटेंगे ये अप टू 49% होगा मैक्सिमम, राइट। उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ये उससे ज्यादा हो गया, मान लो 49% से ज्यादा, मान लो ये 51% हो गया, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे एक्सक्लूसिवली और मे बी इंटेंशनली इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी तक, जब तक 51% पब्लिक के पास है, पब्लिक सेक्टर के पास है, यानी गवर्नमेंट के पास है, तो मैनेजमेंट कंट्रोल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन जैसे ही इनका शेयर 49 हो गया और प्राइवेट वाले का 51 हो गया, तो यहां पे पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल किस पे चला गया, प्राइवेटाइजेशन पे, ठीक है जी। तो इसको हम एक स्ट्रैटेजिक प्राइवेटाइजेशन भी बोलते हैं। अगर हम इतना डिसइन्वेस्ट कर दे, राइट, इतना डिसइन्वेस्ट कर दे कि मेरा जो शेयर है वो ही मेजोरिटी से कम हो जाए, राइट। तो इसको स्पेसिफिक आप कह लो, एक टर्म यूज करी गई है, स्ट्रैटेजिक प्राइवेटाइजेशन। तो मैंने ये स्ट्रैटेजिक लिखे है, ऐसे नहीं चलेगा शेयर। मैं चाहता था कि इसका मैनेजमेंट कंट्रोल जो है प्राइवेट ले ले। कई बार ऐसा होता है, कई बार आप देखोगे, कई बार ऐसा होता है, नॉर्मली क्या होता है कि भाई इसमें पर्टिकुलर डिसमेंटमेंट का करने का तरीका ये होता है कि कई बार मैं एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी में मेरा मैं हूँ, एक मैनेजमेंट प्रोफाइल पे हूँ, तो मैं उसे इन्फ्लुएंस करता हूँ डिसीजन अपने बेनिफिट के लिए, ऐसा होता है। अब नॉर्मली क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई आप प्राइवेट प्लेयर की सुन नहीं रहे हो या प्राइवेट प्लेयर को एंटर नहीं होने दे रहे हो, राइट। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो अपनी बात रख ही नहीं पा रहा। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पे ये था, गवर्नमेंट ये कहते हैं भाई अगर इस कंपनी में लॉस हो रहा है तो मैं स्ट्रैटेजिकली इसको प्राइवेटाइज ही कर देती हूँ ना, अपना जो शेयर है वो कम कर लेती हूँ, राइट, जिससे मेरा जो अमाउंट जाएगा वो कम जाएगा अकॉर्डिंगली, राइट। तो ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली करा है गवर्नमेंट ने, राइट। जो भी डिसइन्वेस्टमेंट ये करती है, अगर प्राइवेटाइजेशन उन्हें बनानी है किसी की तो वो बना देगी, उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि व्हाट डज द डिसइन्वेस्टमेंट मींस इन अ पब्लिक इकोनॉमी। सिंपल कर रहा है कि गवर्नमेंट बाइंग द शेयर, नो, सेल ऑफ गवर्नमेंट हेल्ड इक्विटी इन अ पब्लिक एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट बायर या फिर पब्लिक को, ठीक है। व्हाट हैपन, द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस इफ द गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट कर दे 51% ऑफ इट शेयर टू द सिंगल, जो भी कॉर्पोरेट को दे दे 51% से ज्यादा, तो इसमें क्या होगा, मैनेजमेंट कंट्रोल रिमेन 100% में, नो। तो द कंपनी इज लीगली डिसॉल्व एंड फैक्ट्री डिमोलिश, नो। कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा प्राइवेट बायर पे, रिजल्टिंग स्ट्रैटेजिक प्राइवेटाइजेशन, जैसे मैंने बताया था उसको आप स्ट्रैटेजिक प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। वेयर द मनी रेज फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, डिसइन्वेस्ट आइडियली मीन टू स्पेंड। मतलब जो भी मनी आपने रेज करा, हाँ सबसे अच्छा सवाल, जब आपने यहाँ मनी रेज किया, भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आपने शेयर बेचे गवर्नमेंट कंपनी में, पब्लिक सेक्टर की कंपनी में, तो वहां पे अमाउंट आया होगा। अब मैं वो अमाउंट कहाँ यूज करूंगा, जो भी मेरे ट्रेजरी बिल में वो अमाउंट एड ऑन हो गया, ट्रेजरी फंड में मेरा जो अमाउंट एड ऑन हो गया, उसको अब मैं अदर चीजों के लिए यूज करूंगा, डेवलपमेंट वर्क हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वट एवर इट इज। सो द फंड पॉलिटिकली कैंपेन कर दूंगा क्या एडवर्टाइजिंग में, टू बाय द लग्जरी गुड, नो। टू फाइनेंस द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, नेशनल डिफेंस प्रोजेक्ट, इनको मेरे को फाइनेंस करना है क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है, मैंने लिए ही वहां पे पैसा है, इसलिए कि भाई आगे में जो काम है मेरे, जो करने हैं गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट, वो मैं कर सकूं, ठीक है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने बोला कि पॉलिसी फॉर द सिक यूनिट। अब यहाँ पे सिक यूनिट किसे बोला गया, सिक यूनिट मतलब बीमार यूनिट, ठीक है जी। सिक यूनिट मतलब क्या, बीमार यूनिट। सिक यूनिट का क्या होता है, सिक यूनिट इज बेसिकली सम यूनिट जो गवर्नमेंट की है, पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स है, राइट। पब्लिक सेक्टर की कुछ ऐसी यूनिट होती है जो मैं देख रहा हूं कॉन्टिन्यूसली लॉस ही लॉस कर रही है, राइट, और कुछ कर ही नहीं रही है। मतलब मान लो मैंने ये 5 साल का अगर टाइमलाइन बनाई,
तो ये 1 2 3 4 और 5। तो मैं पिछले 5 साल से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये लॉस ही लॉस कर रही है, राइट। मेरे को इसमें प्रॉफिट का एक पी नहीं दिख रहा। आपको समझ में आ रही है बात? अगर कोई ऐसी कंपनी आ जाती है मेरे पास जो लॉस ही लॉस कर रही है, तो उसमें क्या है, मेरा एक बोर्ड बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन करेगा क्या? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन करेगा क्या? मैं ये कंपनी इसको ट्रांसफर कर देता हूँ रिव्यू के लिए, राइट। इसको ट्रांसफर रिव्यू के लिए करूंगा, तो ये क्या करेगा, जो फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन से नाम से पता लग रहा है, ये इस कंपनी को एनालाइज करेगा, राइट। ये बोर्ड इस कंपनी को एनालाइज करेगा। एनालाइज करके ये देखेगा क्या इस कंपनी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट, या इसको बंद करना पड़ेगा। देखो, दो ही डिसीजन लेता है ये। क्या इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ भी मान लो, इसके शेयर जो है प्राइवेटाइज करने हैं या वट एवर इट इज, क्या इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं किसी भी रीजन की वजह से, या फिर इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको शट डाउन करना है। दो ही तरीके होंगे। अब जब इसके बोर्ड के पास ये पहुंच गया, बोर्ड के पास जब पहुंच गया, तो बोर्ड क्या बोलेगा? बोर्ड ये बोलेगा भाई, उसकी एनालिसिस करने के बाद जो आपका बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है, वो ये बोलेगा या तो इस कंपनी को क्या करो, आप चला लो, या इस कंपनी को आप लिक्विडेट कर दो। दो ही चीजें होंगी। अब अगर ये चल रही है कंपनी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो नहीं चल पा रही, मान लो अगर ये कंपनी चल ही नहीं पा रही, तो यहां पे आप देखो, अगर कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी बंद होगी, ठीक है जी, अगर कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी बंद होगी, तो पब्लिक सेक्टर की कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी तो होगी नहीं, ये बड़ी कंपनी है, इसमें एम्प्लॉय भी काम करते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, अगर ये कंपनी डिसीजन ले लिया बीआईएफआर ने कि भैया इस कंपनी को मुझे बंद करना है, तो बंद करने में इन एम्प्लॉय का क्या होगा, पहले आप ये बताओ। तो इनको एक स्कीम स्कीम के भीतर रखा गया जिसे वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम बोला गया। तो उसके लिए हमने एक नेशनल रिन्यूएबल फंड बना दिया, राइट, एनआरएफ बना दिया। एनआरएफ बेसिकली क्या करेगा कि भैया ये जितने भी एम्प्लॉय है, मतलब जो भी एम्प्लॉय है, इनको एक स्कीम का पार्ट दे दिया कि आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम ले लो, राइट। जिससे क्या होगा, जो भी ये जो फंड बनाया नेशनल, जो हमने ये फंड बनाया था, ठीक है, रिटायरमेंट फंड, तो नेशनल रिटायरमेंट फंड क्या बोलता है, सॉरी, नेशनल रिन्यूएबल फंड जो बताया है, नेशनल रिन्यूएबल फंड क्या बोलता है, नेशनल रिन्यूएबल फंड बोलता है भैया जो जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट की स्कीम में जा रहे हैं उनको मैं फंड कर दूंगा। मतलब ये फंड बनाया ही इसलिए है। ये फंड बनाया किस लिए है, नेशनल रिन्यूअल फंड इसलिए बनाया है कि भैया उस बंदे को जो छोड़ रहा है या जो वॉलंटरी निकालना पड़ रहा है, जो भी है, वट एवर मे बी द केस, उसका एक अपनी जर्नी कंटिन्यू करने का, रिन्यू से इसीलिए रखा है नेशनल रिन्यू फंड, कि अपनी जर्नी वो वापस से कंटिन्यू कर सके, उसको ज्यादा इंपैक्ट ना हो, राइट। तो इसलिए फंड बनाया था, और इस फंड के थ्रू उन लोगों को पेमेंट होती है जो ऑलरेडी यहाँ वर्किंग थे, राइट। नाउ कंपनी के सिक होने की वजह से, कंपनी के लिक्विडेट होने की वजह से, जो कि अपना बोर्ड ने डिसाइड कर लिया कि भैया कंपनी अपनी चलेगी, इसको बंद करो, या फिर कुछ स्ट्रक्चर चेंज करके इसको चलाओ। अब चेंज क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है ऐसी कंपनीज में, जो सिक कंपनीज होती है जो कॉन्टिन्यूसली लॉसेस कर रही है, तो सिंपल सी बात है, इनको सैलरी देने के लिए मैं फंड कहां से ले रहा हूँ? अपना जो ट्रेजरी मेरा फंड बना हुआ है उसमें से दे रहा हूँ। जो पैसा मैं अदर चीजों में यूज कर सकता था, वो इनकी सैलरी पे करने में यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या करती है, कुछ इसका हिस्सा, जैसे ऊपर मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंने बताया था कि ये कुछ हिस्सा क्या कर देते हैं, प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, बेच देते हैं। तो ये प्राइवेट कंपनी को ढूंढेगा, ठीक है। अब अगर मुझे पता है कि भाई कंपनी का बेड़ा गर्क है, तो मैं ये चाहूंगा कि इसका मैनेजमेंट भी कौन ले ले, प्राइवेटाइजेशन ले ले। तो मैं किसी भी तरीके से 51% शेयर इसके, स्ट्रैटेजिक प्राइवेटाइजेशन होती है ना, वो यहाँ होती है मेनली, राइट। जब से यूनिट आ जाती है आपकी, तो मेरा एक्टिवेट हो जाता है ब्रेन कि मुझे इसको स्ट्रैटेजिकली क्या करना है, प्राइवेटाइज करना है। मतलब 51% जैसे मैं शेयर दे दूंगा, तो इसकी जो मैनेजमेंट की बोर्ड के पावर है वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद वो करता रहे, वो जाने उनका काम जाने। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हाट इज द सिक कंपनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर? तो फैक्ट्री विच इज मेजोरिटी वर्क आउट, नो, enterprises that accumulative massive sustained financial loss and erase the net worth, obvious सी बात है, इसको हम सिक कंपनी बोलेंगे, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, जो हमने बोर्ड देखा था वहां पे, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, टू ऑटोमेट द ग्रांट अनलिमिटेडली फाइनेंशियल लॉस टू ऑल द पब्लिक कंपनी, नहीं, टू एक्सेस द सिक इंडस्ट्री यूनिट, राइट, डिसाइड वेदर टू इसको रिस्ट्रक्चर करना है या रिवाइव करना है या फिर क्लोज कर देना है। तो ये काम होता है इसका, ये देखना कि भैया रिवाइव करूं या इसको क्लोज कर दूं पूरी तरीके से। व्हाट डिड द गवर्नमेंट यूज, जो नेशनल रिन्यूएबल फंड की हमने बात करी थी, नेशनल रिटायरमेंट फंड बोल दो आप इसे, नेशनल रिन्यूएबल फंड की जो बात कर रही थी, टू प्रोटेक्ट द वर्कर अफेक्टेड बाय द पीएसयू क्लोजर। तो हाउ डिड द गवर्नमेंट यूज दिस फंड? तो भाई सिंपल सी बात है, बाय फंडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है, प्रोवाइडिंग जॉब, रिटेनिंग, जो भी प्रोग्राम होते हैं उसके लिए जो भी खर्चा होता है, या वॉलंटरी रिटायरमेंट जो बंदे ले रहे हैं अकॉर्डिंगली, उनको देने के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए ये फंड हमारा बनाया गया, जिसको नेशनल रिन्यूएबल फंड भी बोला जाता है। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। एक आता है एमओयू का कॉन्सेप्ट।
देखो एमओयू सोना सोना लग रहा है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग थोड़ा सा अलग है। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है? ये ऐसा मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग है जो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, जो दो पार्टी के भीतर एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसमें से एक पार्टी आपकी ऑब्वियसली गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है, जिसके साथ ये एमओयू हो रहा है, एक तो गवर्नमेंट रहेगी, और दूसरी पर्टिकुलरली मतलब जो भी पीएसयू है वो रहेगी, और दूसरी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, ये आपका जो मिनिस्ट्री है जो मतलब उसको फॉर्म कर रही है या जो उसको बना रही है, जो उस पर्टिकुलर चीज को कर रही है, आगे प्रोसीड कर रही है, राइट, उसके मैनेजमेंट, मतलब एक पीएसयू का मैनेजमेंट हो गया और एक एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री होगी, उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये ना पर्टिकुलर आप ये समझ लो, ये ऐसा वैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये पर्टिकुलर इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि जो भी आपकी पीएसयू का मैनेजमेंट है, ठीक है, उसको कोरली टारगेट दिए जाते हैं, उसको बोला जाता है कि भैया ये तेरा टारगेट है और ये तेरे को कंप्लीट करना है, ठीक है। मिनिस्ट्री क्या करती है, इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक मेमोरेंडम साइन हो गया, एमओयू साइन हो गया, तो ये बोलते हैं भैया तेरा टारगेट इस वक्त, मान ले इसको सेल का टारगेट दे दिया या कोई भी अदर टारगेट दे दिया कि आपको प्रोडक्शन इतनी पर्टिकुलरली करनी है, आपको इतना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, वट एवर मे बी द केस, इसको इतना टारगेट दे दिया जाता है, आपको ये टारगेट आपको अचीव करना है। अगर ये टारगेट आप अचीव कर लेते हो तो एमओयू के अनुसार ये आपको, आपकी जो डे टू डे ऑपरेशन चल रहा होता है ना, उसमें ज्यादा ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व नहीं करते हैं, राइट। आपको फ्री हैंड देते हैं, आप हायर अपनी मर्जी से कर सकते हो, राइट, आप अपने रूल्स बना सकते हो अपनी मर्जी से, जितनी भी चीजें आप अकॉर्डिंगली अपनी मर्जी से कर सकते हो, अगर आप टारगेट मेट करते हो, ठीक है। तो इसको जो डे टू डे आपको ये क्लियरेंस दे रहा है ना, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, राइट। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मतलब डे टू डे में जो भी आपका काम चल रहा है, जो भी चीजें चल रही है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप अपना टारगेट अचीव करके दे दो। लेकिन अगर टारगेट आपने अचीव नहीं किया तो ऑब्वियस ही बात है, फिर वो जो है अपने अपने अकॉर्डिंग जो है स्ट्रिक्टनेस उन्हें फॉलो करनी है वो करेंगे, सिंपल सी बात है। उन्होंने तो आपके साथ एमओयू करके क्या बोला, उन्होंने एमओयू करके आपको सिंपल सी ये बात बोली है कि भैया ये जो टारगेट है पर्टिकुलरली पूरा होना चाहिए, अगर ये टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो हम जो कहेंगे, जो स्ट्रिक्टनेस हमें फॉलो करनी है वो हम करेंगे, अदरवाइज तू अपने हिसाब से जो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है वो तेरे को मिल जाएगी, ठीक है। एक ओएनजीसी एक कंपनी है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये क्या है इसका पर्टिकुलर इसने कर रखा है एमओयू अपना, राइट। तो जो भी अपनी क्या बनाती है ये, ओएनजीसी हो गया आपका ये, नेचुरल गैस का समथिंग कुछ है इसका, राइट, ऑयल एंड नेचुरल गैस हो गया टोटल। तो ये इसने अपना टाई अप कर रखा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के साथ, राइट। तो इसमें क्या है कि विदाउट गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट में ऑपरेशन ऑटोनॉमी इन्हें मिली हुई है, एक टारगेट हो जाता है कि भैया इतना आपको कंप्लीट करना है, अगर आप इतना कंप्लीट कर रहे हो तो आपको ऑटोनॉमी है, आप अपना चलाओ बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या होगा कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग इज परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन बिटवीन टू पार्टी। तो दो पार्टी, कंपनी मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियन, नो। पीएसयू का मैनेजमेंट और जो भी कंट्रोलिंग इससे रिलेटेड मिनिस्ट्री है, वो एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री, उसके बीच ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। व्हाट डज द पब्लिक एंटरप्राइजेस गेन फ्रॉम द गवर्नमेंट बाय साइनिंग द, पब्लिक एंटरप्राइजेस को क्या मिल रहा है? ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, जैसे मैंने बताया था, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ द कॉर्पोरेट एक्ट, नो। द राइट टू चेंज द बिजनेस स्ट्रक्चर इन प्राइवेट, नो। ग्रेटर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम एंड डेली ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो उसको ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिल जाती है, ठीक है। तसल्ली से काम करता है, चिक चिक बाजी नहीं होती ज्यादा, ठीक है। एमओयू सिस्टम एनफोर्स पब्लिक, एमओयू सिस्टम पब्लिक सेक्टर की अकाउंटेबिलिटी लेके आया, ऑब्वियस सी बात है। मैनेजर आर इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन व्हाट, वेदर दे आर मेटिंग द एक्सीडिंग द परफॉर्मेंस टारगेट आउटलाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है क्या वो टारगेट अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, अगर अचीव कर पा रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी, उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए एमओयू लेके आए हैं, ठीक है जी। अब आपको देख लिया आपने, चार चीजें हमने देखी यहाँ पे, ठीक है, जो 1991 के आने के बाद हुई है, और 1991 से पहले इंडस्ट्री कितनी थी, ये सारी चीजें देखी। तो पहला एमओयू का कॉन्सेप्ट आपने देखा। दूसरा आपने ऑलरेडी देखा कि भैया मेरे को अगर सिक कंपनी है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करता है, बीआईएफआर आपका आ जाएगा इसमें, ठीक है, जो फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन वाला बोर्ड है आपका, ठीक है। इसमें एक फंड भी बनता है आपका नेशनल, आप उसे न्यू रिन्यूएबल फंड भी बोल सकते हो, और याद रखने के लिए न्यू रिटायरमेंट फंड भी याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी डिसइन्वेस्टमेंट करी हमने प्राइवेट इक्विटी को, राइट, प्राइवेट प्लेयर को इनबिल्ड करा, और इसमें अगर 51% हो गया तो स्ट्रैटेजिक प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं उसे। और अपनी जो भी रिजर्व थी 17 से 8, 8 से 3, ये रिजर्व इंडस्ट्री को प्राइवेटाइजेशन किया। तो ये रिफॉर्म का मेरा फायदा हुआ, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था आपका कि भाई जब मेरे को प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर का आया था, जैसे मैंने उसके पार्ट देखे तो काफी सारी प्रॉब्लम बता रही थी, तो मैंने एक रिफॉर्म लेके आया मैं, ठीक है, 1991 के भीतर। उसमें जो चार पिलर थे उस रिफॉर्म के वो हमने डिस्कस किए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट में इसका आगे का जो भी पार्ट रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब भी आएगा। तो टिल देन जस्ट बी कूल एंड बी काम, राइट। एंड कोई डाउट आता है केस स्टडी लगाओ इस पे, कोई डाउट आता है, कोई कंसर्न आता है, मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट, राइट।
And yeah, just be cool and be happy, which is the most important thing in life, right? And yeah, thank you for watching and take care.